Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 6 for business organization and here we will discuss sources of long-term finance and underwriting. The topics to be covered are nature and importance of long-term finance, sources of long-term finance and underwriting. Now first is nature and importance of long-term finance. The types of fixed assets required for business activities depends mainly upon the nature of business. जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा है. अगर बड़ा बिजनेस है तो फिक्स्ड एसेट्स भी हमें ज़्यादा चाहिए. फिक्स्ड एसेट्स आर लॉन्ग लिव्ड एसेट्स एंड देयरफॉर इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड ओनली विद long term finance, that is funds which will not have to be returned within 5 to 10 years. So जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स होते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए होते हैं, तो इसलिए उनकी फाइनेंसिंग भी हमें वहीं से करनी होती है जो हमें 5 साल से पहले रिटर्न ना करनी पड़े. एक्चुअली द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट, furniture and fixtures, etc. may be 5 to 10 years. It may be as long as 50 years in the case of steel plant and more in the case of buildings. So, हमारी जैसे मशीनरी होती है, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सब होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स जो कि 5 से 10 साल तक चलते हैं. और अगर हम और भी ज़्यादा टाइम के लिए देखें तो हमारे जैसे स्टील प्लांट होते हैं, स्टील प्लांट हमारे 50 साल तक चल सकते हैं. तो ये सारे जो होते हैं ये होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स. द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस lies in its necessity for investment in fixed assets which is essential particularly for manufacturing activities. So जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की इम्पोर्टेंस होती है वो होती है उस नेसेसिटी में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी या फिर वो फिक्स्ड एसेट्स हम किस लिए यूज कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स which cannot be withdrawn at short notice, and larger the business greater is the need for long term finance. जितना ज़्यादा हमारा बिजनेस बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. देन नाउ द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस कि हम फाइनेंस कहाँ कहाँ से ले सकते हैं. फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट in fixed assets are mainly provided by the promoters in the case of proprietary and partnership business. Friends and relatives of the proprietor or partners may also make long-term investment in the business on the personal security of the promoters. However, if large amount of funds are required for any business venture, the promoters generally set up a company. This is because in the case of a company there is greater scope of raising finance from different sources. So जो भी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए होते हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए वो ज़्यादातर या तो प्रोमोटर से मिलते हैं या फिर प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रोमोटर्स होते हैं वहाँ से. फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है किसी भी बिजनेस वेंचर के लिए तो प्रमोटर्स उसके लिए एक कंपनी सेटअप करते हैं, क्योंकि कंपनी के केस में वो जो फाइनेंस रेज करने के सोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. एंड जनरली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस में बी रेज्ड बाय कंपनीज फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, जैसे कि कैपिटल मार्केट जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं. देन स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस consisting of development banks and institutional investors, then leasing companies, foreign sources and retained profits. So here are the classifications of sources of long-term finance. We have capital market which covers primary market, that is new issue market, and secondary market, that is stock exchange. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं हमारे डेवलपमेंट बैंक्स जैसे कि IFCI, ICICI, IDBI, SFCs, etc. एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन. इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं. इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जैसे कि LIC, GIC, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइक UTI. देन
नेक्स्ट सोर्स इज लीजिंग कंपनीज. उसके बाद आते हैं हमारे फॉरेन सोर्सेज, जैसे कि फॉरेन कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड इंडिविजुअल्स जैसे कि NRIs. एंड लास्ट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिटेन्ड प्रॉफिट्स. Now we will discuss them one by one. First is capital market. The meaning of capital market is not the same as or similar to that of a marketplace where goods are bought and sold. तो कैपिटल मार्केट हम उसे नहीं कहते कि वो मार्केट प्लेस जहाँ पे हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं. कैपिटल मार्केट एक्चुअली डिनोट्स द अरेंजमेंट वेयर ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी कैपिटल आर फैसिलिटेटेड. यानी कि जहां पे कैपिटल गुड्स नहीं होते लेकिन मनी की ट्रांजैक्शंस होती हैं. इन अदर वर्ड्स, transactions involving procurement of funds and supply of funds which take place among individuals and various organizations may be regarded as the capital market. जहां पे भी फंड्स की प्रोक्योरमेंट होती है, फंड्स को लेके ट्रांजैक्शंस होती हैं, उस प्लेस को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं. अब इसके अंदर हम दो टाइप्स की मार्केट होती हैं. एक होती है न्यू इशू मार्केट और एक होती है स्टॉक एक्सचेंज. न्यू इशू मार्केट होती है हमारी प्राइमरी मार्केट. ये तब होती है जब एक न्यूली फ्लोटेड शेयर्स आते हैं. Those who deal in newly floated shares or debentures of companies become a part of the capital market known as market for new capital or न्यू इशू मार्केट. जब पहली बार कोई भी कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है तो वो जाते हैं न्यू इशू मार्केट में. और सेकेंड टाइप की हमारी कैपिटल मार्केट होती है स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज होती है वहां जहां पे सारी कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स बाय और सेल किए जाते हैं. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑलरेडी इशूड बाय कंपनीज टेक प्लेस इन अदर टाइप ऑफ मार्केट विच इज नोन एज स्टॉक मार्केट. Then next is the special financial institutions. After independence, a large number of financial institutions have been established in India with the primary objective of providing long-term financial assistance to industrial enterprises. So independence के बाद इंडिया में काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुए थे और इनका मेन मोटिव था कि इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना. Thus, there are all India institutions like Industrial Financial Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Industrial Development Bank of India and इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. और ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस. एंड ऑन द अदर हैंड at the state level there are state financial corporations, that is SFCs, and industrial development corporations, SIDC. These state level institutions mainly provide long term finance to relatively smaller companies. So smaller companies के लिए जो long term finance provide करते हैं वो SFCs होते हैं या फिर SIDCs. Now development banks. अब जो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी कह सकते हैं. ये होते हैं स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं स्मॉलर कंपनीज को या फिर लार्जर कंपनीज को भी जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़े थे. एंड these are called development banks because their main objective is to provide financial assistance to industrial enterprises for investment projects, expansion or modernization of plants in accordance with the priorities laid down in the 5-year plans. So इनको डेवलपमेंट बैंक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कंपनीज की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. Then besides the development banks there are several other institutions known as investment companies or investment trust. डेवलपमेंट बैंक्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी होती हैं और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होते हैं which subscribe to the shares and debentures offered to the public by companies. For example, the Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India and Unit Trust of India. So LIC और GIC जो हैं ये हमारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं एंड UTI हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है. Then now some of the major development banks are
Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Industrial Development Bank of India, and State Financial Corporations. Now first is IFCI. It was set up in 1948 under the Industrial Financial Corporation Act 1948. Its primary objective is to provide long-term and medium-term finance to large-scale industrial concerns, particularly when bank loans were not suitable or funds could not be raised from the capital market by issue of shares. जो IFCI है वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना उन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जिनका मेन कंसर्न तब था जब बैंक लोन्स जो है वो उनको फंड्स रेज करने के लिए सूटेबल नहीं लग रहे थे. नेक्स्ट इज ICICI. It was incorporated under the Indian Companies Act in 1955. So ICICI 1955 में establish हुआ था. It provides financial assistance to companies in two ways. So ये दो ways में financial assistance provide करता है. First is by providing long-term loans for a period up to 15 years, and second is by subscribing to the shares and debentures issued by companies. So ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दो वेज में प्रोवाइड करते हैं. पहला है लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं 15 साल तक के लिए और दूसरा है शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करता है कंपनीज के लिए. However, proprietary and partnership concerns are also entitled to secured loans from the ICICI. Then IDBI. This was set up by Government of India in 1964 and is a subsidiary of the Reserve Bank of India. So IDBI जो है वो RBI की subsidiary है. It seeks to cover the gaps left by the various institutions in the field of industrial finance. The IDBI can provide financial assistance to all types of industrial enterprises which are registered under the Companies Act or any other law. So IDBI जो है वो financial assistance provide करता है उन सबके लिए जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज है और कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है. नेक्स्ट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. These institutions are set up in different states by the respective state government. जैसे नाम से पता चल रहा है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस ये स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है अलग अलग स्टेट्स में एंड it is under the provision of State Financial Corporation Act 1951. All types of enterprises, proprietary and partnership concerns as well as limited companies can seek financial assistance from the SFCs. The primary objective of these corporations is to accelerate the pace of industrial development in their respective states. Now next is investment institutions. These institutions promote the savings habit among individuals and households with an assurance that the amount of savings entrusted to them would be invested in profitable channels and help in earning adequate return for the savers. So investment institutions जो है वो सेविंग्स प्रमोट करने के लिए है ताकि इंडिविजुअल्स और हाउस अपनी सेविंग्स को अश्योर कर सके और ये अश्योर करती हैं ये इंस्टीट्यूशंस कि जो सेविंग्स का अमाउंट है वो उनकी किसी एक प्रॉफिटेबल काम में इन्वेस्ट किया जाएगा और उससे जो प्रॉफिट अर्न होगा उसका कुछ पार्ट उन सेवर्स को भी दिया जाएगा. देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन and the most important investment corporation in India are Life Insurance Corporation of India and General Insurance Corporation of India. Then next is investment companies. A number of investment companies registered under the Companies Act have been engaged in financing industrial concerns by subscribing to the shares and debentures of other companies. So investment companies काफ़ी सारी हैं इंडिया में जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और ये हैं जो इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं और शेयर्स और डिबेंचर्स सब्सक्राइब करती हैं दूसरी कंपनीज की. देन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. Another category of investment institutions which provide long-term finance to companies is investment trust. Investment trust specifically refers to those investment companies which are established for the investment of funds obtained from individuals and institutions.
सो ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये उनके लिए है, जो ये वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो कि फंड्स को इन्वेस्ट करती हैं जो उन्हें इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लीजिंग कंपनीज. To meet financial requirements, a manufacturing company may also sell its existing fixed asset to a leasing company at the current market price on the condition that the leasing company would lease the assets back to the seller for a specific period. Such an arrangement is known as sale and lease back. So, ये उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए होती हैं जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट को लीजिंग कंपनी को सेल करती है करंट मार्केट प्राइस में, लेकिन साथ में एक कंडीशन पोज करती है कि लीजिंग कंपनी वो असेट को सेलर को वापस कर देगी एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद. इसे कहते हैं सेल एंड लीज बैक. द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन दिस केस गेट्स द फंड इमीडिएटली without having to part with the physical possession of the asset. Then are the foreign sources. Now, funds can be collected from foreign sources which usually consist of foreign collaborators, international financial institutions and non-resident Indians. Foreign collaborators. If approved by the Government of India, large companies may be able to secure long-term finance on the basis of collaboration agreements with companies abroad. Foreign collaboration may enable Indian companies to secure equity capital from abroad through the subscription of foreign collaborator to their share capital or by way of supply of technical knowledge, patents, drawings and design of plants और सप्लाई ऑफ मशीनरी. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है तो काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिक्योर करने के लिए बाहर की कंपनी से फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती हैं. और ये जो कोलैबोरेशन होती है ये या तो शेयर कैपिटल के बेसिस पे होती है या फिर कुछ टेक्निकल नॉलेज, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स के बेसिस पे होती है. Next is international financial institutions. Now there are a number of international financial institutions which provide long-term finance or long-term funds for industrial development all over the world. And the most important among them are the World Bank and International Finance Corporation. Then third type of foreign resources, the non-resident Indians. Non-resident Indians होते हैं जो बाय बर्थ इंडियंस हैं लेकिन बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, और जब ये इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में दे आर नोन एज फॉरेन रिसोर्सेज. Persons of Indian origin and nationality living abroad are also permitted to subscribe to the shares and debentures issued by companies in India. A non-resident or a company controlled by a non-resident can invest up to a maximum of 5% of the paid up equity capital of an Indian company. Then next type of source is the retained profits. To the extent profits are not distributed as dividend to the shareholders, the retained amount can be reinvested for expansion or diversification of business activities. अगर हम प्रॉफिट का कुछ शेयर डिविडेंड के तौर पे अगर शेयर होल्डर्स को ना दे तो वो जो शेयर बचता है उसको कंपनीज के एक्सपेंशन के लिए या फिर कंपनीज के डाइवर्सिफिकेशन के लिए रीइन्वेस्ट किया जा सकता है, और इसको हम कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट. नेक्स्ट इज द अंडरराइटिंग. Development banks and financial institutions underwrite the issue of shares and debentures of public limited companies. Besides investment trusts, stockbrokers, issue houses and other similar organizations also underwrite the public issue of shares and debentures. Those who underwrite security issues are known as underwriters. So जो डेवलपमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के होते हैं अंडरराइट करते हैं और इनको अंडरराइटर्स कहा जाता है. देन नेक्स्ट इज नाउ व्हाट इज अंडरराइटिंग. Underwriting refers to an agreement between the promoter or director of a company on one hand and an individual, firm or institution on the other, whereby the latter agrees to take up the whole or part of the shares of debentures issued
which may not be subscribed by the public. सो अंडरराइटिंग एक तरह से अग्रीमेंट होता है जो प्रमोटर्स और इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, जहां पे इंडिविजुअल या फर्म ये अग्री करते हैं कि वो उनके शेयर या डिबेंचर का एक पार्ट लेने को तैयार है. इन कंसिडरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग गिवन बाय द अंडरराइटर, द कंपनी agrees to pay a commission which is known as underwriting commission. The commission agreed upon is generally a percentage of the issue price of the shares or debentures underwritten. So जो underwriters होते हैं वो एक undertaking लेते हैं और यहाँ पे underwriters हुए वो individual या firm जो कि किसी भी कंपनी का एक पार्ट लेने को तैयार हुए हैं. तो उन अंडरराइटर्स को कंपनी अग्री करती है कि उन्हें वो एक अंडरराइटिंग कमीशन देगी वो अग्रीमेंट साइन करने के लिए. देन और ये जो कमीशन अग्रीड अपॉन होती है ये एक्चुअल में इशू प्राइस का, जो भी शेयर्स और डिबेंचर्स उन्होंने इशू किए हैं उसका कुछ परसेंटेज होती है. नाउ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अंडरराइटिंग. द नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स व्हिच आर अग्रीड टू बी अंडररिटन. तो एग्रीमेंट के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि कितने शेयर्स और डिबेंचर्स उन्होंने अंडरराइट किए हैं. देन एन अंडरटेकिंग बाय द अंडरराइटर्स टू टेक अप सच ऑफ द शेयर और डिबेंचर्स एज आर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. अब उसके अंदर एक अंडरटेकिंग भी होती है जो अंडरराइटर्स लेते हैं. देन उस अग्रीमेंट में एक और अंडरटेकिंग होती है जो कंपनी लेती है कि जो भी टर्म्स ऑफ इशू है जो प्रोस्पेक्टस में गिवन है वो बाद में वो किसी भी कंसेंट के अगेंस्ट चेंज नहीं कर सकती. देन अथॉरिटी ऑफ द अंडरराइटर्स ऑफ द कंपनी टू अलॉट देम द बैलेंस ऑफ शेयर और डिबेंचर्स नॉट टेकन अप बाय द पब्लिक. अंडरराइटर्स के पास ये अथॉरिटी भी होती है कि कंपनी को वो शेयर के बैलेंस वापस कर दें जो पब्लिक ने नहीं लिया है उनसे, एंड द रेट ऑफ कमीशन टू बी पेड टू द अंडरराइटर्स एंड द मोड ऑफ पेमेंट. और साथ में रेट ऑफ कमीशन भी होता है जो अंडरराइटर्स को पे किया जाएगा और किस हिसाब से और किस तरीके से पे किया जाएगा, मोड क्या होगा, बाय चेक और इन कैश, वो भी उसमें मेंशन्ड होता है. देन अंडरराइटिंग एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस. अब बहुत सारी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं अंडरराइटिंग के लिए, जैसे कि डेवलपमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर्स which include stock brokers and financiers. Now here are some questions for you. First is, mention the sources from which companies may raise long-term finance. Distinguish between investment companies and investment trust as source of long-term finance. Second question is, what is a leasing company? How can a company secure long-term finance through a leasing company? And what do you understand by sale and leaseback? That's all for this session. Thank you and have a nice day.